हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्टोरल फंडिंग क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट में यही बता देती हूँ। इलेक्टोरल फंडिंग, जिसको हम पॉलिटिकल या कैंपेन फाइनेंसिंग भी कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो गई या डिफरेंट पार्टीज़ हो गई या फिर इवन कैंपेन्स हो गए पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो वो आप इलेक्शन के टाइम पे अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को या कैंडिडेट को फिनेंस कर देते हो उसकी एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसको हम लोग इलेक्टोरल फाइनेंसिंग कहते हैं या फिर इलेक्टोरल फंडिंग कहते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो बेसिकली एक कैंपेन रन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप जब मार्केटिंग वगैरह करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, तो उनकी एडवर्टाइजमेंट हो गई या फिर उनका ट्रैवल का खर्चा हो गया। अब एक जगह से दूसरी जगह जाती है पार्टी, है ना, या फिर उनके कैंडिडेट्स ट्रैवल करते हैं, फिर स्टाफ की सैलरीज हो गई, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने पड़े, जैसे किसी जगह पर कोई पॉलिटिकल लीडर जाते हैं तो वहाँ पर पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज हो जाता है, वो सारी चीज़ें। और बाकी जितने भी कैंपेन रिलेटेड कॉस्ट होती है वो सारी कवर करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए होता है, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है वो चीज़ कहते हैं, इलेक्टोरल फंडिंग कहते हैं उसको। तो अभी क्या होता है, बहुत सारे तरीके की इलेक्टोरल फंडिंग होती है, प्राइवेट भी होती है, पब्लिक भी होती है। यहाँ पर हमारे इंडिया में तो नहीं होती है ये, इंडिया में सिर्फ प्राइवेट फंडिंग मॉडल एप्लीकेबल है, पब्लिक फंडिंग यहाँ पर नहीं होती है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो ऑल्दो अलग अलग सोर्सेज होते हैं, जैसे इंडिविजुअल डोनेशंस हो जाती हैं कि प्राइवेट इंडिविजुअल जो है किसी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दे देते हैं, या इनफैक्ट पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज़ फॉर्म हो जाती हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि कैंडिडेट्स पार्टीज़ या कॉजेज़ के लिए ये अपना पैसा कलेक्ट करती हैं और ये कंट्रीब्यूशन को फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, या फिर पॉलिटिकल पार्टी ही फंड करती है ताकि अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर पाए, या खुद से लोग अपना पैसा लगा देते हैं, पर्सनल वेल्थ लगाते हैं फंड करने के लिए या फिर फाइनेंस करने के लिए अपने कैंपेन्स। तो कुछ कंट्रीज़ की ऐसी पब्लिक फाइनेंशियल सिस्टम्स होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट फंड्स भी प्रोवाइड करती है कैंडिडेट्स को या पार्टीज़ को बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। तो पब्लिक फंडिंग एक काफ़ी अलग चीज़ है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो अभी ये लेक्चर जो है वो जीएस या पीएसआईआर के जो करंट अफेयर्स रहेंगे, पीएसआईआर ऑप्शनल के, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीएसआईआर के लिए भी, इवन सोशियोलॉजी के करंट अफेयर्स के लिए भी। अब यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ, सब कुछ सेम ही रहता है। यहाँ पर हम इन हेडिंग्स में ये पूरा डिस्कस करेंगे। एंड में हम लोग प्रीलिम्स का जो इससे रिलेटेड टॉपिक है इलेक्टोरल फंडिंग, ये तो मेंस पर्सपेक्टिव से है ना, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इलेक्टोरल बॉन्ड्स टॉपिक बनता है, तो वो हम एंड में डिस्कस कर लेंगे। अब इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, जब आप ऑप्शनल के लिए पढ़ रहे हो ना, तो ये केस स्टडीज़ वाला पार्ट और ये पर्सपेक्टिव्स वाला पार्ट, ये एक्स्ट्रा है जो आप सिर्फ ऑप्शनल के लिए डिस्कस कर रहे हो। जीएस के लिए ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ एक बार रीड करके जा सकते हो जीएस के लिए। केस स्टडीज़ आप कुछ मेंशन कर सकते हो जीएस में भी, अदरवाइज पीएसआईआर में थोड़ा सा आपको नाम वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पर्सपेक्टिव्स वगैरह में जो भी थिंकर के नाम आएंगे वो सिर्फ ऑप्शनल्स के लिए, पीएसआईआर के लिए भी, सोशियो के लिए भी, इवन पब एड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शनल्स के लिए आप नोट डाउन करके रख सकते हो। अब ये सारी हेडिंग्स हैं जो आप देख सकते हो। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिकल फंडिंग क्या होती है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब एक थिंकर है रॉबर्ट मच, उन्होंने अपनी बुक है उनकी बाइंग द वोट, वहाँ पर लिखा है कि पॉलिटिक्स में मनी का क्या रोल रहा है, कि पैसे का रोल कैसे चेंज हुआ है, बहुत सारे लीगल रेगुलेटरी डिसीजंस आ गए हैं शेप में, जिसने पूरा इलेक्टोरल फंडिंग का जो पूरा प्रोसेस है ना उसी को बदल के रख दिया है। आजकल हमें ये देखने को मिलता है, राइट। फिर ये न्यूज़ में बेसिकली इसलिए था भी कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा था कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड जितने भी आपने रिसीव किए थे उसका डेटा आप सबमिट करो, जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिले थे। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये जब डेटा सबमिट कराया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, तो यहाँ पर क्या हुआ था, 25 पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी थी जिन्होंने बैंक अकाउंट्स ओपन किए थे ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव कर पाएँ। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से ये डेटा दिया गया था। फिर इलेक्टोरल फंडिंग का स्टेटस क्या है, तो एडीआर के हिसाब से 69% पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो टोटल इनकम है उसको 69% फाइनेंशियल ईयर 2004 से लेकर 5 एंड 14 से लेकर 15 ये अननोन सोर्सेज से आया था। मतलब कि जितना भी फंडिंग हुआ था उसमें 69% तो पता ही नहीं लगा कि आया कहाँ से था। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है, आप ये देख रहे हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी अभी मिसिंग चल रही है। फिर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 आया था जहाँ पर नेशनल पार्टीज़ ने अगेन 66% उनका जो इनकम था वो अननोन सोर्सेज से आया था। यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब यहाँ पर हम कुछ केस स्टडीज़ देखते हैं कि पब्लिक फंडिंग का
इलेक्शन में क्या केस स्टडीज़ हैं, क्या होता है यहाँ पर। जैसे पहला तो आप यही देख रहे हो कि फ्रांस का है, यहाँ पर स्टेट फंडिंग चलती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। फ्रांस बेसिकली इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो भी पार्टीज़ खड़ी हो रही है या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका इलेक्टोरल परफॉर्मेंस देखते हैं, और कितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हो रहे हैं उसके बेसिस पे ये पैसा प्रोवाइड कर देती है, स्टेट फंड करती है। फिर जर्मनी है, जर्मनी में एक मिक्स पार्टी फाइनेंसिंग सिस्टम चलता है, मतलब पब्लिक प्राइवेट दोनों चलते हैं, जहाँ पर पब्लिक फंड्स जो है वो उनकी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो जर्मनी में क्या है, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी, ऐसा नहीं है कि ये लोग ऐसे ही प्रोवाइड कर देते हैं जैसे फ्रांस है। इनफैक्ट जर्मनी का अगर बाकी कंट्रीज़ के साथ थोड़ा सा आप कंपेयर करके देखोगे तो उनका बेटर सिस्टम है, ट्रांसपेरेंसी भी है, लिमिटेशंस भी काफ़ी लगाई हुई हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है पॉलिटिकल डोनेशन और स्पेंडिंग में। यहाँ पर क्या है कि इंडिविजुअल कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है उस पर भी लिमिट लगाई हुई है। ठीक है, कि आप कितना पैसा दे सकते हो। फिर पार्टीज़ को अपनी डोनेशंस एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर आपकी डोनेशन जा रही है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मतलब कि मान लो कि अभी आपका 1 करोड़ की डोनेशन है, 1 करोड़ से ऊपर मान लो अगर किसी की डोनेशन जा रही है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, अब आपको डिस्क्लोज करना पड़ जाएगा। तो एक सर्टेन मतलब एक थ्रेशोल्ड बना दिया जाता है, उसके ऊपर अगर जाती है तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब इससे क्या होता है, एक वहाँ पर ऐसा सिस्टम बन गया है जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। केरला ने भी ये इलेक्शन फंडिंग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, तो इंडिया में भी यहाँ पर केरला का अगर आप एग्जांपल देते हो कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टेट फंड कर पाए। तो इससे क्या होता है कि ये लोग चाहते हैं कि करप्शन थोड़ा कम हो, फेयर कंपटीशन हो। ठीक है, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ होती है, अभी होता क्या ना, क्या प्राइवेट कोई पर्सन फंड कर रहा है, तो मान लो किसी बहुत ही कोई वेल्दी पर्सन होगा जिसके पास खूब पैसा होगा, वही फंड कर पाएगा पॉलिटिकल पार्टी को। अब मान लो उस पर्सन ने, ये पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टी ए, इसको पैसा दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये बंदा तो काफ़ी रिच था, इसने पैसा तो दे दिया। अब ऑब्वियसली कोई मुफ्त में तो ऐसे कोई चीज़ देता नहीं है। अब जब ये पार्टी मान लो जीत गई, पावर में आती है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो है ना वो ज़रूर बनाएगी जो इस पर्सन के फेवर में जाएगी, जहाँ से ये पर्सन अब पैसा अपना वापस कमा पाएगा, उसको प्रॉफिटेबल रहेगा इस पार्टी का जीतना। इस वजह से पर्सन पैसा भी लगा देता है पॉलिटिकल पार्टी पे, है ना। तो इंडिया में ये इशू काफ़ी चलता आया ट्रांसपेरेंसी का, करप्शन का, इलेक्टोरल फंडिंग में, जिसके चलते गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर के आए थे। इनफैक्ट 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो भी ब्लैक मनी कर्व करने के लिए हुआ था। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए थे ताकि ट्रांसपेरेंसी आए पॉलिटिकल डोनेशंस में। तो यहाँ पर काफ़ी सारी डिबेट्स चली हैं कि इन मेजर्स का इतना इफेक्टिवनेस कैसे है। ऐसे कनाडा का आप एक एग्जांपल दे सकते हो, वो भी पब्लिक फाइनेंसिंग करती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। तो एक यहाँ पर क्या होता है, पार्टीज़ एक जो भी पहले जीते होते हैं, आपने जितने भी नंबर ऑफ वोट जीते होते हैं उसके बेसिस पे एक सब्सिडी आपको प्रोवाइड की जाती है पिछले इलेक्शन के बेसिस पे। तो यहाँ पर इससे क्या होता है कि आपके प्राइवेट डोनेशंस के ऊपर डिपेंडेंस आपका खत्म हो गया, कि प्राइवेट किसी पर्सन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में आपको एक आपका एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी आपको मिल जाता है। फिर बाद में आपको उस पर्सन के लिए कुछ काम करने की नीड भी नहीं पड़ती है कि अरे यार हम तो इसके बोझ तले दब गए, वो वाली चीज़ नहीं है कि एहसान किया था, समझ गए। फिर कुछ पर्सपेक्टिव्स दिए गए इलेक्टोरल फंडिंग के लिए। ये भी आप जो पर्सपेक्टिव्स हैं ये आप ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हो। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये नाम वगैरह याद रखने की कोई नीड नहीं है। पब्लिक फंडिंग के लिए सपोर्ट, लॉरेंस लेसिग ने ये कहा था कि उन्होंने पब्लिक फंडिंग को बेसिकली सपोर्ट करते हुए कहा था कि वेल्दी इंडिविजुअल्स का इन्फ्लुएंस यहाँ पर कम हो जाएगा और जो कॉरपोरेशंस हैं उनका पॉलिटिकल प्रोसेस में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कम होगा अगर आप पब्लिक फंडिंग करते थे इलेक्शंस की। जेम्स मैडिसन है, उन्होंने पब्लिक फंडिंग को अपोज किया था। उन्होंने कहा था कि अगर प्राइवेट फंडिंग होती है तो क्या होता है ना कि एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट को, जो भी पर्सन है जो भी आप कैंडिडेट को वोट देना चाहते हो, उसको फंड करना चाहते हो, अपने हिसाब से आप फंड कर सकते हो। अगर मान लो आपकी पब्लिक फंडिंग आ जाती है तो उसमें क्या होता है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कह रही हूँ, मान लो आपको अपना पैसा लगाना था कि बीजेपी को वोट देना था, आपको बीजेपी को पैसा देना था, बट सिंस आपने तो पैसा अपनी पब्लिक फंड के हिसाब से एक जगह पर दे दिया ना जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, अब आपका पैसा चला गया कांग्रेस के पास। अब आप खुश नहीं हो कि अरे यार मैंने तो पैसा यहाँ पर देना था, ये पैसा तो यहाँ पर चला गया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना फिर वो। तो इससे क्या होता है ना, पब्लिक फंडिंग से अब आप अपने चॉइस के कैंडिडेट को चूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये आप पैसा नहीं दे सकते हो। तो पब्लिक फंडिंग से एक ये चीज़ हो जाती है कि आप गवर्नमेंट कंट्रोल आ जाता है, फिर मैनिपुलेशन हो सकता है इलेक्टोरल प्रोसेस का, तो वो सारी चीज़ें आती हैं।
फिर प्राइवेट फंडिंग को यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ रॉबर्ट रीच ने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस जो है वो ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर के साथ बहुत अच्छा काम करेंगे। इससे इनइक्वालिटीज़ प्राइवेट फंडिंग से ज़रूर आ सकती हैं, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच और एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू सपोर्ट कैंडिडेट्स दे बिलीव इन, ये ज़रूरी है। मतलब कि जिस कैंडिडेट को आप चाहते हो जिताना, आप उसको फंड कर सकते हो इजीली, है ना, तो वो चीज़। फिर ट्रेवर पॉटन ने बेसिकली मिक्स फंडिंग को सपोर्ट किया है, जो जर्मनी में चलता है ना, बेसिकली वो चीज़ है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पब्लिक प्राइवेट दोनों तरीके की फंडिंग हो सकती है। पब्लिक फंडिंग ऐसे कैंडिडेट्स को दी जानी चाहिए जो कि एक सर्टेन क्राइटेरिया मीट कर पाए। उससे क्या होगा ना, कुछ एक नेसेसरी रिसोर्सेज उनको मिल जाएंगे ताकि एक कॉम्पिटिटिव कैंपेन वो रन कर पाएँ। एट द सेम टाइम प्राइवेट कॉन्ट्रीब्यूशंस पे एक लिमिटेशन होनी भी ज़रूरी है, ताकि एक अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो जाए कि एक प्राइवेट पर्सन, बहुत वेल्दी पर्सन ने आके एक ही कैंडिडेट को इतना पैसा दे दिया कि वो अपने आप ही जीत गया, ठीक है, और करप्शन भी कम हो पाए उससे, ठीक है। फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के? तो सबसे पहले तो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस रिड्यूस हो जाता है कि अगर आप पब्लिक फंडिंग लाते हो तो एक जो बहुत अमीर आदमी होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को मान लो पूरा फंड दे देता है। वो जो वेल्दी इंडिविजुअल्स का जो इन्फ्लुएंस है या ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप है, उनका इन्फ्लुएंस इलेक्शन आउटकम्स पे कम हो जाता है फिर वो, ठीक है। फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है बाकी कैंडिडेट्स को भी, क्योंकि सिंस इक्वल फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल जाते हैं सभी को, तो फेयर कंपटीशन होता है। और ऐसे कैंडिडेट जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो भी, उनका भी एक चांस बनता है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो पब्लिक फंडिंग से क्या होता है ना कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक पूल बन जाता है, और जो भी कैंडिडेट्स को वो फाइनेंशियल बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं ना कि यार पैसा नहीं है इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो वो चीज़ खत्म हो जाती है, जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग इंडिविजुअल्स आके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं इलेक्शन। फिर सिविक पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर पब्लिक फंडिंग आ जाती है कि लोगों ने ही अगर आपको पैसा दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो वोटर ट्रस्ट भी बढ़ता है। तो इलेक्शंस का जो परसेप्शन बनता है ना कि इलेक्शंस तो भैया पैसे का खेल है पूरा का पूरा, वो ख़त्म हो जाता है परसेप्शन। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा लोगों का, आप ऑब्वियस सी बात है ना, ज़्यादा उस पर ध्यान दोगे। फिर गवर्नेंस में भी एक स्टेबिलिटी आती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई, अगेन वही, वो वेल्दी आदमी था, उसने एक पार्टी को सपोर्ट दे दिया, तो इस बेसिस पे दिया ना कि कल कोई पार्टी जीतती है तो मुझे फ़ायदा कराएगी, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी। पॉलिसीज़ बनानी ही पड़ती है, तो पॉलिसी शिफ्ट उन लोगों के इन्फ्लुएंस के लिए हो जाती है। यहाँ पर वही चीज़ है, अगर आप पब्लिकली फंड कर देते हो इलेक्शंस को, तो गवर्नेंस में स्टेबिलिटी आ जाती है और लार्ज डोनर्स पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ कंसर्न्स भी दिए गए हैं कि क्या चैलेंजेस आते हैं इलेक्टोरल फंडिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी कि एक फेयर क्राइटेरिया कैसे हम बनाएंगे कैंडिडेट्स के लिए ताकि वो पब्लिक फंडिंग के लिए क्वालिफाई करते भी हैं या फिर नहीं। तो बायस का एक्यूजेशन आ सकता है। फिर एक चीज़ वो भी आती है ना कि अब चलो पब्लिक फंडिंग का कोई अभी अब अपनी पैसा लगाने का कोई चक्कर ही नहीं रहा, जब स्टेट अपने आप पैसा दे ही रही है तो कोई भी आके इलेक्शन लड़ने के लिए आ जाएगा, है ना, वो चीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है। इसका इम्प्लीमेंटेशन ही बहुत प्रॉब्लमैटिक रहेगा। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड पड़ेगी, कितने लंबे चौड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड पड़ेगी, कॉन्सिक्वेंसेज इसके क्या होंगे, इनएफिशिएंसीज आएंगी इसमें। तो एग्जीक्यूट अगर आपको करना 100% आपको परफेक्शन के साथ करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पब्लिक फंडिंग सिस्टम जो है ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन आसान नहीं है। फिर यहाँ पर क्या होता है ना, ऐसे लोगों के पास कभी कभी पैसा ज़्यादा चला जाता है जो कि नए कैंडिडेट्स के लिए compete करना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पिछले इलेक्शन के बेसिस पे कि कैसे आपने वोट्स लिए थे, कितने वोट्स आए थे आपके, या कैसा परफॉर्म किया था किसी पार्टी ने, उसके बेसिस पे अगर आप कोई पैसा दे रहे हो या सब्सिडी दे रहे हो या कुछ भी इस तरीके की चीज़ आप पब्लिक फंडिंग कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना, जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। वो उनके लिए तो पहली बार है ना इलेक्शन का, तो वो आप उसको कैसे डिटरमाइन करोगे, तो वो एक प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पर कुछ लोगों को पब्लिक फंडिंग अनफेयर लगती है, क्योंकि कहते हैं कि अलग अलग लोग, कैंडिडेट्स का अलग पॉलिटिकल पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है, तो उनको ज़्यादा पब्लिक फंड मिलेगा। तो यहाँ से क्या होता है कि थोड़ा सा ऐसे कैंडिडेट जिनका अच्छा पॉलिटिकल पोजीशन है उनके साथ ही अनफेयरनेस वाला परसेप्शन चलता आता है। ब्लैक मनी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्रिमिनलाइजेशन हो जाएगा पॉलिटिक्स का, वो चीज़ बढ़ेगी। फिर उससे क्या होता है कि आपका, अगर आप मनी पावर बहुत ज़्यादा चल जाता है इलेक्शन में, तो उससे जो छोटी पार्टीज़ होती हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट थोड़ा सा करने से कतराएंगे,
ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो बड़ी पार्टीज़ हैं उनको ज़्यादा फंड फेवर हो सकता है, एक बायसनेस आ सकती है, क्योंकि आपका बनी बनाई एक पॉलिटिकल पोजीशन तो है। देखो, कैश ट्रांजैक्शंस में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, है ना, तो उससे क्या होता है ना कि फ़ंड कहाँ से आया वो ट्रेस करना ही मुश्किल है, जो कि आज की डेट में भी हमें यही प्रॉब्लम आती है कि कहाँ से फ़ंड आ रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, वो डिटरमाइन करना आज के डेट में भी हमारे लिए मुश्किल है, जिससे करप्शन बढ़ता है, ट्रांसपेरेंसी कम होती है। अब कॉरपोरेट और पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक नेक्सस चलता है, कॉरपोरेट डोनेशंस तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमेशा से मिलती आई हैं और वो और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी इसमें, तो वो चीज़ है। वे फॉरवर्ड में आप ये मेंशन कर सकते हो कि एक तो ट्रांसपेरेंट ओवरसाइड मैकेनिज्म्स की नीड है, आप एक ऐसे मैकेनिज्म लेके आओ ताकि अकाउंटेबिलिटी रहे कैंडिडेट्स की, और पब्लिक फंड्स को भी ना ठीक से यूज़ किया जाए कैंडिडेट्स के द्वारा, ऐसे नहीं उड़ा दिया आपने लिटरली। जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को आरटीआई एक्ट के एम्बिट में ले आओ तो पार्टी ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कैग और ईसीआई के द्वारा आप अप्रूव करा सकते हो, उनकी एनुअली स्क्रूटिनी की जानी चाहिए। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए, क्लियर एंड फेयर क्राइटेरिया आपको लेकर के आना चाहिए कैंडिडेट्स के लिए, ऐसे कैंडिडेट जो कि पब्लिक फंडिंग के लिए क्वालिफाई करते हैं, ताकि ये बायसनेस और मैनिपुलेशन वाला जो गेम है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, और आपको ये भी ना लगे, अगर ट्रांसपेरेंसी भी आती है तो आपको ये भी ना लगे कि अरे ये तो बायसनेस हो गई, तो पार्शियलिटी है, वो वाला प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन, अगर आप एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन चला दोगे, पब्लिक को इन्फॉर्म करोगे कि पब्लिक फंडिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, तो उससे जो लोगों के माइंड में जो मिसकंसेप्शंस रहते हैं, ये जो गलत फहमियाँ हैं वो भी दूर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर अभी क्या होता है ना, आजकल भी आप देखते हो कि ज़्यादातर लोगों के माइंड में ना वो मिसकंसेप्शन पहले आ जाता है, डाउट पहले आ जाता है, एक नेगेटिव थॉट पहले आता है। तो आपको क्या है, और आधे से ज़्यादा लोगों को ना पता भी नहीं होगा कि ये पब्लिक फंडिंग होती क्या है, कैसे करते हैं, इलेक्शन में कैसे फंड जा रहे हैं, और प्राइवेट फंडिंग क्या है, पब्लिक फंडिंग क्या है, इंडिया में क्या चलता है। लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं है उसके लिए। हम जैसे लोग क्या है कि अभी यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों को आइडिया है, आपको और मुझे आइडिया है, बट अगर आप हट के किसी और से नॉर्मल लोगों से बात करोगे तो आइडिया नहीं होगा अभी भी। आपको फंडिंग मॉडल्स को कस्टमाइज़ करने की नीड है, फ्लेक्सिबल फंडिंग मॉडल्स लाने की नीड है, ताकि अलग अलग टाइप ऑफ इलेक्शन के अलग अलग नीड्स और कॉस्ट होते हैं। हो सकता है स्टेट में जो इलेक्शन हो रहा हो, ऑब्वियसली बात है, अगर सेंट्रल लेवल पे आप जाओगे तो उसकी कॉस्टिंग में, उसकी नीड में फ़र्क आ जाएगा, तो वो चीज़ में भी आपको फ्लेक्सिबल फंडिंग मॉडल्स लाने की नीड है। इंटरनेशनली जो बेस्ट प्रैक्टिस है उससे आप लर्न कर सकते हो। ऐसी कंट्रीज जैसे कि जर्मनी जैसी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर मिक्स मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है, तो उनसे आप कुछ लर्न कर सकते हो कैसे उन्होंने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया ये पब्लिक फंडिंग वाला फॉर्मूला। फिर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड ला सकते हो आप पार्टीज़ के लिए, ऐसी पार्टीज़ के लिए जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। तो अगर स्टेट ही फंड कर देता है तो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि अच्छा काम कर सकते हैं या फिर इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनको भी एक मौका मिलेगा आके इलेक्शन में लड़ने का। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा भी डिस्क्लोजर होना चाहिए कि पेमेंट मोड क्या है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह, ये सारा डिस्क्लोजर होना चाहिए। टैक्स एग्जेम्पशन रिफॉर्म्स होते हैं कि सिर्फ कुछ ही ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि लगातार इलेक्शन में जैसे सीट जीत रही हैं, उनके लिए एग्जेम्पशन रहेगा। अदरवाइज़ आपको जितने भी 2000 से ऊपर के डोनर्स हैं उनको आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कौन है ये डोनर्स। ओके, अब प्रीलिम रिलेटेड टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप हम पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी बार हमने पढ़ लिया है, क्योंकि काफ़ी ये टॉपिक आपका न्यूज़ में भी रहता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं, तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट फ्री बियरर बॉन्ड्स होते हैं। कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी इंडिया में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑथराइज ब्रांचेस से ये ले सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जितना भी आपको पैसा देना है, किसी को फाइनेंस करना है, तो वो पैसा आप फाइनेंस कर सकते हो, उसके अगेंस्ट आप ये बॉन्ड ले लो। ठीक है, तो एक मोड ऑफ फंडिंग कह लो आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंडिया में एक ये किया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम्स है, ये फाइनेंस बिल आया था 2017 का, जब यूनियन बजट आया था ना 17-18 का, उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जब मैक्सिमम लिमिट जो थी कैश डोनेशन की वो 2000 कैप की गई थी। तो यहाँ पर क्या गया था, ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिकल पार्टी के जो फिनेंसिंग है उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस करने के लिए ये लाया गया था। तो उन्होंने कहा था कि अभी ये फिनेंस बिल में ये कहा गया था कि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक्ट को थोड़ा सा अमेंड करना पड़ेगा ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बैंक्स के द्वारा इशू किया जा सके, ताकि पॉलिटिकल फंडिंग ईजिली हो पाए। ठीक है,
तो स्पेसिफिकली यूनियन बजट के एक इंटीग्रल कंपोनेंट की तरह इसको निकाला गया था और इसको मनी बिल की तरह ही निकाला गया था। तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो एक यूनियन बजट का एक काफ़ी इंटीग्रल कंपोनेंट था और मनी बिल की तरह ये क्वालिफाई होता है। ठीक है, क्लासिफाई किया गया था इसको। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मनी बिल्स ऐसे लेजिस्लेशन होते हैं जो कि राज्यसभा के में पास होने की जो रिक्वायरमेंट है उससे एग्जेम्प्टेड है, मतलब कि आपको अभी राज्यसभा में पास होने की ज़रूरत नहीं है। मनी बिल ऐसे लेजिस्लेशन होते हैं। ठीक है, तो अपर हाउस जो होता है वो आप कमेंट्री दे सकता है ऐसे बिल्स पे जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो इसी वजह से अभी इसको मनी बिल के तौर पे निकाल दिया गया था, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़, तो यहाँ पर क्या है, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स होते हैं अलग अलग डिनोमिनेशंस में अवेलेबल रहते हैं। 1,000 से लेकर के 1 करोड़ तक ये रेंज करता है। तो आपको जितना भी पैसा बेसिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी को अभी देना है, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदो उसका 1 करोड़ तक का जितना भी आपको खरीदना है। तो ये इंटरेस्ट फ्री रहेगा आपका, कोई भी इंडिविजुअल कंपनी इंडिया में खरीद सकती है इजीली। तो बट यहाँ पर एक चीज़ होती है कि आपका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए KYC कंप्लायंट अकाउंट होना चाहिए, ताकि उसी के द्वारा आप परचेज कर पाओगे ये इलेक्ट्रल बॉन्ड, ताकि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये डोनेशन दे पाओ। और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के कितने बन सकते हैं उसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने आप खरीद सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप जितना डोनेशन देना चाहते हो, जितना खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। बस यहाँ पर जो रेंज है यहाँ पर दी गई है। ओके, अब यहाँ 10 दिन के लिए ये परचेज के लिए अवेलेबल रहते हैं, जनवरी में, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में। ऑल राइट, अब बेनिफिट्स क्या है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के? सबसे पहले तो ये ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कहाँ से डोनेशंस ले रही हैं। एक फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स होते हैं तो उनके द्वारा ही ये डोनेशंस लिए जा रहे हैं। सिंस ऑब्वियसली बात है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाओगे, वहाँ से आप देखोगे कि क्या आपको अपना KYC कंप्लायंट अकाउंट बताओगे, तो यहाँ पर क्या है कि एक ट्रांसपेरेंसी तो प्रमोट हुई है। डोनर की आइडेंटिटीज़ जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहने दी जाती हैं, जिससे कि रिटेलिएशन या इंटिमिडेशन का रिस्क जो है वो खत्म हो पाए। बट एक ट्रांसपेरेंसी अगेन आ जाती है। जितनी भी ट्रांजैक्शन की जाती हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, ये चेक या फिर डिजिटली की जाती हैं। चेक से आप दे सकते हो। फिर कुछ कंसर्न्स हैं जो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड है। क्या है? सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी अगेन यहाँ पर कि फंड आ कहाँ से रहा है। अब मान लो मुझे किसी को फंड करना है तो मैं 10 लोगों को इकट्ठा करती हूँ, 10 अलग अलग अकाउंट्स बना के, और उनके अकाउंट से मैं फंडिंग दे देती हूँ। ठीक है, KYC कंप्लाइंट भी होगा। 10 लोग तो भैया जीते जागते 10 लोग हैं ना, उनके अकाउंट से कर देते हो। सोर्स ऑफ फंड आपको अगेन पता नहीं लगेगा। फिर सिटीज़न का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, उसका वायलेशन भी हो जाएगा इससे। ठीक है, क्योंकि सिटीजन्स को पता नहीं लगेगा वो चीज़। फिर जो अनोनिमस डोनेशंस आ जाती हैं, जिसमें कहीं से भी आ रही है डोनेशन, हमें पता ही नहीं है, तो उससे क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो प्रिंसिपल है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, वायलेट भी होगा। कुछ शेल कंपनीज होती हैं कि मान लो अभी ऐसी जो ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि 10 अकाउंट मैं खोल के दे देती हूँ, अलग अलग अकाउंट के, मान लो आप कि यहाँ पर काम करने वाले कोई लोग आ रहे हैं, उनके नाम पे, आपकी मेड के नाम पे आप एक अकाउंट खोलो, उस अकाउंट से आप वो कर दो, पैसा दे दो, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो ऑब्वियसली KYC कंप्लाइंट अकाउंट है, सब कुछ है, बड़ा ये तो नहीं पता लगेगा ना आपने पैसा दिया है। तो वो चीज़ है। अब कुछ शेल कंपनीज ऐसे बना सकता है कोई कि ऐसी कंपनी बस रातों रात आपने बनाई, शेल कंपनी हो गई। इंडियन सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन कंपनीज होती हैं जिनको यूज़ किया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड करने के लिए। तो ये सारे कंसर्न्स यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक था इलेक्टोरल बॉन्ड का। ये आपका सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी सारी चीज़ें आपने देख ली है, कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हो। ये पर्टिकुलर टॉपिक मेंस इन 300 कोर्स का पार्ट है एंड मेंस क्लासरूम कोर्स का पार्ट है। वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो synopsize.com और यहाँ से आप चीज़ें देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।